कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ। अब हमने पिछले पीरियड में पढ़े थे जनसंख्या वितरण और घनत्व। अब हम आगे का जो बिंदु लेंगे वो है जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए स्टूडेंट्स, विश्व के किसी भी क्षेत्र में, भारत के संदर्भ में ले लें, विश्व के संदर्भ में ले लें या राजस्थान के संदर्भ में ले लें, तो किसी भी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या क्या है, समान नहीं है, यानी असमान जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। और वो जो असमान जनसंख्या वितरण है वो किस कारण से होता है, तो हमारे भूगोल में कुछ ऐसे कारक हैं जो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि जनसंख्या का वितरण और घनत्व किसी स्थान विशेष में एक समान नहीं है, उसमें भिन्नता है। और उस भिन्नता के क्या कारण है, तो सबसे पहले अपन यही देखेंगे स्टूडेंट्स कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज का हमारा ये टॉपिक मैं रहेगा वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। और कारकों में जो पहला दिया है वो है भौतिक कारक। भौतिक कारक यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, उसका पहला कारण आता है भौतिक कारक। और भौतिक कारक में ही अपन कई उप जो कारक हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो पहला कारक है अवस्थिति। अवस्थिति या ओब्लिक लिखें स्थिति। स्थिति वो क्या करता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी देश की स्थिति है, किसी भी देश की स्थिति है, भौगोलिक नक्शे में उसका कितना अक्षांशीय और कितना देशांतरीय विस्तार है, और वहाँ की जो स्थिति है वो जनसंख्या वितरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। कुछ क्षेत्र हैं जैसे अपन लगाएंगे समशीतोष्ण क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र, और दूसरी तरफ लगा लेंगे हम मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। अब दोनों क्षेत्रों की तुलना करें तो हम ये पाएंगे कि समशीतोष्ण क्षेत्र में मरुस्थल की अपेक्षा जनसंख्या या आबादी है उसका जो घनत्व है वो अधिक मिलेगा। क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में कई फैक्टर हैं वो प्रभावित होते हैं जो जनसंख्या को क्या करते हैं, अत्यधिक प्रभावित करते हैं। और हम बात करेंगे स्थिति के हिसाब से मैदानी क्षेत्र, ठीक है, मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। अब यहाँ इन दोनों की तुलना करेंगे तो पर्वतीय क्षेत्रों की बजाय मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का जो वितरण है, जनसंख्या का जो फैलाव है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो अत्यधिक देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारकों में पहला जो कारक है भौतिक कारक, और भौतिक कारक के अंतर्गत फर्स्ट जो कारक है स्थिति और अवस्थिति। स्थिति और अवस्थिति में हम उदाहरण दे सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र का, समशीतोष्ण क्षेत्र का, पहाड़ी या मैदानी क्षेत्रों का। इसके पश्चात इसी में भौतिक कारणों में जो दूसरा जो कारक आता है वो देखिएगा, और दूसरा जो कारक है वो है जल की उपलब्धता। ये पहला कारक हो गया। दूसरा जो कारक है वो है जल की उपलब्धता। अब जल की उपलब्धता है वो भी क्या करता है, प्रभावित कर रहा है। किसको प्रभावित करता है? जनसंख्या को और वितरण को प्रभावित करता है। जिन जिन क्षेत्रों में, चाहे हमें सिंधु घाटी सभ्यता को उदाहरण लगा लेंगे या और किसी भी नदी घाटी का जहाँ जहाँ विकास होता है, तो नदी घाटी क्षेत्रों में जनसंख्या का फैलाव है वो अत्यधिक मिलता है। कहने का
तात्पर्य होगा कि मनुष्य के लिए एक मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, जल। और जहाँ जहाँ मनुष्य को आसानी से जल मिलता है उस स्थान पर मनुष्य अपनी आवासीय बस्तियां अधिक बना लेता है। हम उदाहरण के माध्यम से नदी घाटी क्षेत्रों की जनसंख्या और जहाँ अन्य उपलब्धता जल की समस्या है वहाँ से उनकी जनसंख्या क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो ये उदाहरण हमें ये करता है कि जहाँ जहाँ नदी है, चाहे आप एक बात करेंगे गंगा बेसिन की बात कर लो, गंगा तट की बात करो, यमुना तट की बात करो, ठीक है। तो जहाँ यमुना है, गंगा है, इन क्षेत्रों का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या है, उसका दबाव, उसका जल घनत्व है वो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा मिलता है। अब इसी में हम थर्ड बिंदु क्या करेंगे, सम्मिलित करते हैं, वो है जलवायु का। भौतिक कारकों में ही थर्ड बिंदु है वो जलवायु का है। आगे जलवायु अब देखिए, जनसंख्या को जलवायु जो कारक है वो भी अहम रूप से प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों की सम जलवायु है, समशीतोष्ण कटिबंध की बात करें, समशीतोष्ण जो जलवायु है वहाँ जनसंख्या का जो प्रेशर है वो अधिक देखने को मिलता है। बजाय किनके, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ जलवायु क्या है, गर्म है। गर्म जलवायु के होने से कारण वहाँ जो मनुष्य को जो मूलभूत सुविधाएं मिलने से उनमें क्या होती है, समस्याएं होती है। इसलिए ऐसे स्थानों पर मनुष्य अपना आवास या बस्तियां नहीं बसाता है। तो रहने के लिए, कहने का मतलब है कि मनुष्य के लिए अनुकूल जलवायु से तात्पर्य जहाँ पर समशीतोष्णीय जलवायु मिलती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का प्रेशर है वो अधिक मिलेगा। इसके पश्चात अब हम थर्ड की बात करते हैं, मिट्टी या मृदाएं। क्या करेंगे, मिट्टी या मृदाएं। चौथा जो बिंदु है भौतिक कारकों में है मृदाएं, मिट्टियां। तो ये मिट्टी भी जनसंख्या को क्या करती है, प्रभावित करती है। हम इस मिट्टी के उदाहरण के लिए अपन उदाहरण ले सकते हैं दोमट मिट्टी का। दोमट मिट्टी लेंगे, चिकनी मिट्टी लेंगे, अपन ले लेंगे बालू मिट्टी ले लेंगे। अब इन मिट्टी के ग्राफ से और देखेंगे तो सर्वाधिक जो जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी मिलती है, उपजाऊ दोमट मिट्टी का जो क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या क्या है, ज्यादा है 65 बालू मिट्टी की अपेक्षा। उदाहरण के तौर पर अपन बात लेते हैं सारा के मरुस्थल की बात लेते हैं, थार के मरुस्थल की बात लेते हैं। तो वहाँ पर क्या है, जो मिट्टी है उसका उपजाऊपन कम है, वहाँ पर जल संसाधनों का अभाव है और फसल उत्पादन या कहें कि मनुष्य को अन्य प्रकार की क्या होती है, समस्याएं होती हैं। इसलिए गंगा का दोआब क्षेत्र, गंगा नदी का क्षेत्र या कहें अपन यमुना का क्षेत्र, जहाँ जहाँ मिट्टी दोमट मिलती है वहाँ पर फसल का उत्पादन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और मनुष्य है अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि पर, भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में दोमट मिट्टी अधिक मिलेगी, दोमट मृदाएं अधिक मिलेगी, वहाँ जनसंख्या का जन घनत्व क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब ये तो सबके सब कारक थे, कौन से कारक थे, भौतिक कारक। अब हम इसी कारकों में दूसरा जो कारक है उसका अध्ययन करेंगे और वो है आर्थिक कारक। कौन सा कारक है, आर्थिक कारक। जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक। और आर्थिक कारकों में वही है, दूसरा बिंदु क्या हो गया, आर्थिक कारक। और आर्थिक कारकों में वही है, पहला जो कारक है जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक में सबसे पहले अपन जो उदाहरण लेंगे वो है खनिज। क्या है, खनिज। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन जिन क्षेत्रों में भारत के संदर्भ में लगाएंगे, भारत के जिन क्षेत्रों में खनिजों की बाहुल्यता है, खनिजों का खनन अधिक होता है, उन क्षेत्रों की जनसंख्या है वो ज्यादा है। अब उदाहरण के तौर पर हमें विश्व के संदर्भ में लेते हैं, जैसे कटंगा क्षेत्र है,
कटिंगा क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। विश्व की तांबे की जो पेटियां हैं, तांबा पेटी है, और जहाँ तांबे का खनन अधिक होता है, जैसे तांबा पेटी का उदाहरण लगाएंगे, दक्षिणी अफ्रीका का उदाहरण लेंगे, इन क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या अधिक मिलती है। अपन भारत के संदर्भ में बातें करेंगे, तो भारत के संदर्भ में बात करें तो जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में जहां जहां खनिजों की बहुलता मिलती है, वहां वहां जनसंख्या का वितरण और घनत्व अत्यधिक मिलेगा। ये जो कारक है खनिज, ये है आर्थिक कारकों में मेन कारक है, क्योंकि जहां जहां खनिजों की उपलब्धता है और वहां पर मनुष्य का आर्थिक जो विकास है वो निर्भर करता है। इसी प्रकार हम उदाहरण ले सकते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान में जो भी धात्विक और अधात्विक खनिजों का दोहन जहां अधिक है, वहां की जनसंख्या अधिक है। इसके पश्चात दूसरा उदाहरण अपन लेंगे नगरीकरण। और नगरीकरण का अर्थ होता है कि अधिकांश जनसंख्या छोटे गांवों या ग्रामीण क्षेत्र को, रूरल एरिया को छोड़कर और जनसंख्या शहरों की ओर बसना क्या कहलाता है, नगरीकरण कहलाता है। और नगरीकरण के मेन कारक है रोजगार। तो जहां रोजगार के संसाधन मनुष्य को अधिक मिलते हैं, वहां मनुष्य ज्यादा आबादी या बसना चाहता है। अगला इसमें ले सकते हैं चिकित्सा है, मेडिकल सुविधाएं जहां मिलेगी तो वहां पर जनसंख्या क्या मिलेगी, ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय शहरी क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाएं हैं वो अधिक मिलती हैं, इसलिए क्या है, ये कारक भी क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके पश्चात अपन लेंगे शिक्षा। क्या लेंगे, शिक्षा है। जहां जहां मनुष्य को उच्च शिक्षा इंस्टीट्यूट अधिक मिलते हैं, वहां क्या होता है कि नगरीकरण है वो अत्यधिक होता है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया स्टूडेंट्स कि जिन क्षेत्रों में रोजगार के साधन, शिक्षा के संसाधन अत्यधिक मिलते हैं, उन क्षेत्रों की जनसंख्या क्या मिलेगी, अत्यधिक मिलेगी। इसके पश्चात इसी में तीसरा जो बिंदु लिखेंगे औद्योगिकरण। अब औद्योगिकरण है, उससे भी क्या होती है, जनसंख्या प्रभावित होती है। अपन छोटे उद्योग, बड़े उद्योग या अन्य प्रकार के जो भी उद्योग होते हैं, उन उद्योगों में क्या मिलेगी, जनसंख्या। जहां जहां औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक बस्तियां बसी हुई हैं, उन बस्तियों में क्या होगी, जनसंख्या अधिक मिलेगी। औद्योगिकरण में अपन उदाहरण लगाएंगे जापान का कोबा क्षेत्र। जापान का कोबे क्षेत्र की जनसंख्या अन्य क्षेत्रों की बजाय क्या है, ज्यादा है। औद्योगिकरण में अपन उदाहरण लगाएंगे इंग्लैंड का लगा सकते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण अधिक हुआ तो इंग्लैंड की जनसंख्या अधिक हुई। चीन का उदाहरण लगा सकते हैं। भारत के जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण की क्रिया अधिक हुई, उन क्षेत्रों की जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। तो तीसरा बिंदु हमारा हो गया औद्योगिकरण। इसी के अंतर्गत आर्थिक में लगाएंगे चौथा जो बिंदु है वो हो जाएगा समाजीकरण। अब समाजीकरण की क्रिया है। समाजीकरण में जैसे यहाँ पर जो भी सांस्कृतिक जो क्रियाकलाप होते हैं, धार्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं, उनके उदाहरण ले सकते हैं। भारत की धार्मिक नगरियों की बात करेंगे, वहाँ अन्य बस्तियों की बजाय ज्यादा जनसंख्या है। जैसे अपन बात करें मथुरा की बात करें, हम काशी की बात करें, हम द्वारकापुरी की बात करें, इन क्षेत्रों की जनसंख्या क्या है, जो अन्य क्षेत्रों की बजाय प्रेशर अधिक मिलेगा। तो ये जो सब कारक हैं, क्योंकि धार्मिक और सांस्कृतिक कारक से कोई भी धार्मिक नगरी है, वहाँ पर अन्य लोगों का आवाजाही अधिक होती है और वो स्थायी रूप से अपना आवास बना लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया है कि उनसे भी मनुष्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के संसाधन या स्रोत में मिलते हैं, और जिससे वहां पर मनुष्य है वो अपनी बस्तियां या आवास क्षेत्र बना लेता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है, जिसके अंतर्गत हम खनिजों का उदाहरण दे देंगे।
तांबे में क्या दे देंगे, और दूसरा नगरीकरण है, तीसरा औद्योगिकरण है, और चौथा है सामाजिकरण और संस्कृति का प्रभाव है, जिससे मनुष्य क्या है अपनी आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता है। अब इसी प्रकार ये हो गए जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। अगर परीक्षा में ये जो प्रश्न आ जाता है तो निश्चित रूप से 3 अंक का क्वेश्चन होगा, हमें 3 अंक मिलेंगे। प्रश्न भी सरल है और इससे अपन उदाहरण है वो भी क्लियर कर सकते हैं। इस अगर परीक्षा में मान लो यही प्रश्न आ जाता है तो स्टूडेंट्स ये इस प्रश्न को अपन पॉइंट वाइज बिंदु वाइज करते चले जाएंगे तो अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी संभावना हो जाती है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हुए करेंगे जनसंख्या महासमूह है, यानी जनसंख्या का जो महासमूह है वो किस किस क्षेत्र में बटा हुआ है। अब अगला जो बिंदु है हमारा होगा जनसंख्या महासमूह है, जनसंख्या महासमूह है। जनसंख्या का महासमूह है, यानी जनसंख्या को क्या बांट दिया है, समूह में बांट दिया है। और महासमूह में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले जनसंख्या का महासमूह में 1 नंबर पर लगाएंगे एशियाई महासमूह है। दूसरा इसी में लगाते चले जाएंगे एशियाई महासमूह है, यूरोपीय जनसमूह है। दूसरा हो जाएगा यूरोपीय जन समूह है। और तीसरा इसी में लगाएंगे अपन वो हो जाएगा अमेरिकन जन समूह है, अमेरिकी जन समूह है। और चौथा ये हो गया तीसरा, और इसी के अंतर्गत हम लगाएंगे चौथा, और चौथा है वो आ जाएगा अफ्रीकी जन समूह, अफ्रीकी जन समूह। ये 4 जन समूह है। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि जनसंख्या के महासमूह है, समूहों का वर्णन कीजिए, तो हमें लिखना पड़ेगा कि विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में विश्व को 4 महासमूह में बांटा गया है। पहला हो गया एशियाई महासमूह है, दूसरा यूरोपीय महासमूह है, तीसरा अमेरिका जन महासमूह और चौथा हो जाएगा अफ्रीकी जन समूह। अब हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो पहला जाएगा एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप जनसमूह है वो विश्व में अत्यधिक जनसंख्या या अत्यधिक आबादी वाला महासमूह है। इसके अंतर्गत एशिया महाद्वीप में जो भी देश हैं उनका वर्णन या उनका नाम लिख सकते हैं, और उन क्षेत्रों की जनसंख्या अधिक क्यों है उसके अपन एक एक उदाहरण साथ साथ लिखते चले जाएंगे तो हमारी जो लिखने की शैली है वो अच्छी हो जाएगी। तो उदाहरण के तौर पर अपन यहाँ उदाहरण लगाएंगे, चीन का उदाहरण लगा सकते हैं, अपने भारत देश का उदाहरण लगा सकते हैं। यानी एशिया महाद्वीप के जो देश जो आबादी के हिसाब से देखते हैं तो विश्व के अत्यधिक जनसंख्या वाला देश पहला क्या, चीन और भारत, ये इसी महासमूह में भी पड़ता है। जो विश्व की अधिकांश जनसंख्या क्या है इसी जनसमूह में बसी हुई है। इसके पश्चात हम बढ़ेंगे यूरोपीय महासमूह में। अब यूरोपीय महासमूह में देखते हैं तो 74.0 करोड़ जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, ये कौन से एशियाई यूरोपीय महाजन समूह में निवास करती है। अब इसके अंतर्गत अपन उदाहरण लगा लेंगे, जर्मनी का उदाहरण लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ जन समूह अत्यधिक विकसित हुए उसके क्या कारण है, उसके कारण लगा लेंगे अपन व्यापार, वाणिज्य आदि जो गतिविधियां हैं वो जिनकी शुरुआत थी वो यूरोपीय देशों में हुई थी, इसलिए यहाँ जनसंख्या का क्या है अत्यधिक दबाव देखने को मिलेगा। औद्योगिकरण की क्रिया भी, औद्योगिकरण की शुरुआत भी इसी जनसमूह में हुई थी, तो औद्योगिकरण क्रियाओं का विकास भी यूरोपीय महासमूह में देखने को मिलेगा।
अब हम लगाएंगे अमेरिकी जनसमूह में। तो अमेरिकी जो जनसमूह है वो विश्व का क्या है, जनसमूह में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, और ये जो क्षेत्र है वो अत्यधिक विकसित माना जाता है। यहाँ शिक्षा और शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो अत्यधिक हुआ है, और दुनिया में क्या है, आविष्कार की दृष्टि से देखते हैं तो ये जो जनसमूह है वो आबादी के हिसाब से अत्यधिक आबादी वाला जनसमूह है माना जाता है। इसी प्रकार हम चौथे जो जनसमूह में पढ़ेंगे वो है अमेरिकी जनसमूह में क्या है, जनसंख्या वृद्धि। इसके अंतर्गत 2001 में और इस जनसमूह है की जो थी 81.8 करोड़ जनसंख्या थी, वो इस जनसमूह में निवास करती थी। अपन अफ्रीका में चलेंगे, नील नदी घाटी क्षेत्र का उदाहरण ले सकते हैं। नील नदी घाटी क्षेत्र की जनसंख्या या आबादी है वो अधिक है। इसी में अपन जम्बिया ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जम्बिया का उदाहरण ले सकते हैं, और नाइजर नदी का उदाहरण भी ले सकते हैं। नाइजर नदी का उदाहरण ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि नील नदी नाइजीरिया, जम्बिया इनके तटवर्ती क्षेत्रों में और अफ्रीकी जो जनसंख्या है वो अत्यधिक मिलती है, और यहाँ जनसंख्या का जो प्रेशर है वो अन्य क्षेत्रों की बजाय क्या है, अत्यधिक है। यहाँ पर स्टूडेंट से या तो बड़ा प्रश्न बनेगा या छोटा प्रश्न बनेगा। तो छोटा प्रश्न ये भी बन सकता है कि अफ्रीकी जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण लिखिए। स्पोजिंग प्रश्न दे सकता है, या यो लिख देंगे कि यूरोप के जनसमूह में जनसंख्या तीव्र गति से क्यों बढ़ी, 2 कारण लिख सकते हैं। तो यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य निगम का उदाहरण और औद्योगिक का उदाहरण दे सकते हैं। अमेरिका जनसमूह में जनसंख्या का दबाव अधिक क्यों मिलता है, तो अपन लिख सकते हैं कि ये जो जनसमूह है वो विश्व का विकसित जनसमूह के अंतर्गत आता है। यहाँ शिक्षा, चिकित्सा आदि संसाधनों का जो विकास है वो तीव्र गति से हुआ है, इसलिए यहाँ जनसंख्या या आबादी के हिसाब से देखते हैं वो ज्यादा है। अपन उदाहरण ले सकते हैं एशिया महाद्वीप जनसमूह है। तो एशिया महाद्वीप जनसमूह में चीन की जो नदी है उसका उदाहरण दे सकते हैं। और भारत के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे तो भारत के संदर्भ में गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वहाँ उपजाऊ मृदा, जल संसाधनों का अत्यधिक मिलना और उन्नत प्रकार के जो विधियां हैं और अत्यधिक फसलों का उत्पादन होने के कारण इस क्षेत्र की क्या है, जनसंख्या अत्यधिक मिलती है। इसी प्रकार इसी क्रम में अपन बढ़ेंगे अफ्रीकी जनसमूह में, तो लिख सकते हैं नील नदी घाटी का उदाहरण दे सकते हैं, जम्बिया नदी और नाइजर नदी का उदाहरण हमें दे सकते हैं, जहाँ क्या है जनसंख्या अधिक मिलेगी। अब इसी आज के इसी क्लास में हमारे 2 टॉपिक क्लियर होते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है जनसंख्या। अगर मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो वही बिंदु हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले बिंदु लिखिए, तो भी वही बिंदु हैं। अगर स्पोजिंग क्वेश्चन कर लेता है तो यहाँ आप भ्रमित होने की स्थिति पैदा मत करेगा। अगर मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ जाए किसी क्षेत्र की जनसंख्या किस कारकों पर निर्भर करती है, तो भी वही वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक है, उन्हीं का हवाला हमें देना पड़ेगा। मान लीजिए आप ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं जहाँ जनसंख्या कम है, तो ठीक इन जो हमने जो बिंदु काम मिले हैं इन बिंदु के ठीक विपरीत हमें लिखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य स्पष्ट ये हो गया कि कहीं भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला जो कारक हमने पढ़ लिया है भौतिक कारक, और भौतिक कारकों में अपन 4-5 जो उपकारक हैं उनका हवाला दे सकते हैं। दूसरा बिंदु था आर्थिक कारक, उसका उदाहरण दे सकते हैं। आर्थिक कारकों में खनिज, नगरीकरण, औद्योगिक कारक ले सकते हैं। और तीसरा उदाहरण अपन ले सकते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। आप चाहे तो एक जगह इसको सबमिट कर सकते हैं और आप चाहे तो अलग अलग बिंदु में इसका वर्णन कर सकते हैं। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हुए जनसंख्या
विश्व को जनसंख्या समूह में कैसे बांटा गया है, कौन कौन से जनसमूह में मिलते हैं। तो विश्व जनसंख्या का जो महासमूह है उसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हमने स्टूडेंट्स पहला एशियाई महासमूह पढ़ लिया, दूसरा यूरोपीय जनसमूह पढ़ लिया, तीसरा अमेरिकी जनसमूह और चौथा अमेरिकी जनसमूह है। तो ये थे जनसंख्या वितरण और घनत्व टॉपिक्स है, और इसका जो शेष भाग है वो अगले पीरियड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।